मोस्टली जो अप्लायंसेस हैं वो वर्क करते हैं। लेकिन इसका केमिकल इफेक्ट क्या होता है? देखो, जब भी हम केमिकल इफेक्ट की बात करते हैं तो केमिकल इफेक्ट मेनली जो होता है वो सॉलिड्स पर भी हो सकता है एंड लिक्विड्स पर भी हो सकता है। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे वायर है, वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो उसमें केमिकल इफेक्ट कुछ नहीं होता है, क्योंकि केमिकल इफेक्ट से किसी भी चीज का टेस्ट, किसी भी चीज का टेक्सचर, किसी भी चीज की प्रॉपर्टी चेंज होती है। वायर्स के साथ तो ऐसा नहीं है। जब आप वायर्स में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हो तो वायर्स की ना तो कोई किसी भी तरह का ऐसा चेंज नहीं होता है ना, फिजिकल चेंज नहीं आता है उसमें, ना ही केमिकल चेंज आता है। तो हम यहाँ पर केमिकल इफेक्ट्स की जब बात करेंगे तो उसका मीनिंग होगा कि हम लिक्विड्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं मेनली। सॉलिड्स में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होते, कुछ कुछ केसेस में होते हैं, लेकिन वो बहुत बहुत नेग्लिजिबल हैं, तो उनको हम डिस्कस करते ही नहीं है। सो सबसे पहले इसको जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, आप अर्लियर अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं, है ना। कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, मींस पास हो जाती है। मोस्टली मेटल्स उसमें आते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। ये सब क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आयरन है। और बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती है या बहुत 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 नेग्लिजिबल कंडक्ट होती है, मींस वो ऑलमोस्ट नहीं होती है। जैसे रबर होता है, प्लास्टिक होता है, ये सब क्या है, बैड वुड होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। चेंजेस नहीं, सॉरी, इफेक्ट। सो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स बैड कंडक्टर्स मींस। सो कंडक्टर्स आपको पता है, कंडक्टर्स किन्हें कहते हैं? एनी मटेरियल दैट अलाउज एन इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इज नोन एज अ कंडक्टर और गुड कंडक्टर। जैसे मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर। सबसे अच्छा कंडक्टर हमारा सिल्वर एंड गोल्ड माना जाता है, लेकिन उसको हम ऑब्वियसली यूज नहीं कर सकते। तो उसके बाद एल्यूमिनियम आता है जिसको हम बहुत यूज करते हैं। फिर कॉपर है, वो भी बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो सारे जितने भी ऐसे आपके आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे मटेरियल हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, उन्हें हम गुड कंडक्टर्स या कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जबकि बैड कंडक्टर्स या जिनको हम इंसुलेटर्स भी बोलते हैं, इंसुलेटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी से इंसुलेट करते हैं। जैसे वायर्स के ऊपर आपने देखा है, कॉपर वायर होती है तो उसके ऊपर इंसुलेटर्स चढ़े होते हैं। ये हमने प्लास्टिक वाले चैप्टर में पढ़ा था, पीवीसी होता है ना। पीवीसी की कोटिंग की जाती है कॉपर के ऊपर, वायर्स के ऊपर, सो डैट हमें करंट ना लगे या इलेक्ट्रिसिटी दूसरी जगह पास ऑन ना हो, मीन्स जहां पर हमें चाहिए वहीं पर जाए, उसके चारों तरफ वो पास ऑन ना हो, तो इलेक्ट्रिसिटी शॉक से बचने के लिए। सो उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं, जो कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सो ऑल मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ द फ्री फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट आर नोन एज बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। जैसे कि रबर है, प्लास्टिक है, आप भी देखते होगे जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं तो उसके जितने भी टूल्स होते हैं उनके पीछे प्लास्टिक का या बेक लाइट का एक कोटिंग होती है, या रबर के ग्लव्स पहनकर काम किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का जब भी किया जाता है, वो इसीलिए सो डैट इलेक्ट्रिक शॉक ना हो, इलेक्ट्रिक, यस, इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन ना हो। तो इनको इंसुलेटर्स ये आ सकता है लिखने के लिए, डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स मींस बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर मींस जो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दीज आर सम एग्जाम्पल्स, सिल्वर है, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ध्यान रखना, वाटर, हर सारे वाटर जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं, उनको अभी हम लिक्विड वाले पोर्शन में पढ़ेंगे कि कौन से वाटर जो होता है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, कौन सा वाटर होता है जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा।
इंसुलेटर्स हैं, रबर है, ग्लास है, ऑयल है, डायमंड है, ड्राईवुड है, ये सब क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप सभी को पता है ग्लास एज इन कांच, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ग्लास, वो ग्लास नहीं जिसमें आप पानी पीते हो, वो मेटल का भी हो सकता है। सो ग्लास एज इन जो कांच होता है, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। रबर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ऑयल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। डायमंड इज ऑल्सो अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल होता है। एंड ड्राई वुड इज ऑब्वियसली अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वुड की चीजें होती हैं जिस पर खड़े होकर हम काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, मोस्टली वो जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं घर में, तो मोस्टली वुड के ऊपर, वुड का कोई स्टूल हो या टेबल हो उसके ऊपर खड़े होकर करते हैं, सो दैट हम हमें करंट ना लगे। यस। सो डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेन इसका एक बड़ा पार्ट है चैप्टर का, कि लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि जो ऑयल है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है ना। ऑयल को आप लिक्विड कंसीडर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लिक्विड ही बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसीलिए वहां पर स्पेसिफिकली ऑयल लिखा था। सारे लिक्विड्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे इस वाले पोर्शन में। सम ऑफ द सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसा हमें पता है कि कुछ सॉलिड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मोस्टली उनमें से क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। ध्यान रखना, मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं मोस्टली वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं। फाइन। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट अ फ्यू। कुछ एक्सेप्शंस साइंस में हमेशा होते हैं। तो मेटल्स में भी कुछ ऐसे हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इतनी अच्छी पास नहीं हो पाती है, कंडक्ट नहीं हो पाती है, और कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। वो भी हम एग्जांपल्स देखेंगे। बट यहाँ पर अगर लिक्विड्स की बात करें, तो लिक्विड भी ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नॉर्मल जो आप पानी यूज करते हो अपने घर में, अगर आप देखोगे गीले हाथों से कभी भी स्विचेस को ऑन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रिक करंट, जिससे आपको करंट लग सकता है। सो इसी से पता चल जाता है कि यस, लिक्विड्स मे हेल्प इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। बट वो फिर ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर सपोज करो रिवर के अंदर एक तरफ करंट छोड़ दिया और वो दूसरे किसी एंड पर, रिवर के दूसरे किसी एंड पर वहां तक करंट चला जाएगा। दैट डिपेंड्स ऑन आयंस एंड इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं, उन पर डिपेंड करता है कि वो करंट कहाँ तक जाएगा, उसके फ्लो से और उसके इंटेंसिटी से पे डिपेंड करता है कि वो करंट कहाँ तक जाएगा। The liquids that conduct electricity are solutions of acids, bases and salts in water. Means mostly जो liquid conduct करते हैं electricity, वो क्या होते हैं? वो या तो acids के solution होते हैं, means acids mix होते हैं, या bases mix होते हैं, या फिर salts mix होते हैं water में। आपने अपनी बैटरी देखी होगी इन्वर्टर की, उसमें एसिड होता है, अगर आपने देखा हो या कभी सुना हो, उसके अंदर एसिड होता है। दैट इज मिक्सचर ऑफ एसिड। क्यों होता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, चार्जेस होते हैं। सी वाटर इसीलिए बोला गया था क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? सॉल्ट होता है। सो जितने भी लिक्विड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो सारे सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि उनमें या तो एसिड्स होंगे, या बेसिस होंगे, या सॉल्ट्स होंगे। बेसिस आप सभी को पता है ओवरऑल कि बेसिस क्या होते हैं। कुछ एग्जांपल्स पता हो, या फिर एग्जांपल के थ्रू ही पता हो, क्योंकि अभी आपकी डीप स्टडीज की नहीं हुई है। आपको टेंथ क्लास में बताया जाएगा इनका डिफरेंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में डिफरेंस होता क्या है। बट बेसिस आपको पता है कि आप अपनी डेली लाइफ में कुछ बेसिस यूज करते हो। कोई नाम बता सकते हो एक दो चीजों के जिसमें बेसिस होते हैं? एनीवन? जो आपके सोप्स होते हैं जिसमें भी जैसे आपका, नहीं, yes, that is fine, sodium hydroxide, but I was asking about examples in your daily life।
बेसिस बेसिस जो होते हैं आप डेली लाइफ में कैसे यूज करते हो? कोई ऐसे प्रोडक्ट बताने हैं जो बेसिस से बने होते हैं? टूथपेस्ट है, यस बिल्कुल सही कशिका। टूथपेस्ट, आपके सोप, वॉशिंग पाउडर, जितने भी ऐसी चीजें हैं जिनमें बबल्स बनते हैं मोस्टली, जो आप सोप वगैरह यूज करते हो, वो सभी बेसिस होते हैं। ठीक है। अगेन डिडंट आस्क दी केमिकल नेम, मैंने सिर्फ पूछा आपकी एग्जांपल्स जो डेली लाइफ में आप यूज करते हो। सी, पहले आपको फेमिलियर होना पड़ता है उन चीजों से जो आपके आसपास हैं, कि वो एक्चुअल में है क्या। केमिकल प्रॉपर्टीज पर हम बाद में जाते हैं कि उनका केमिकल नाम क्या है। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि बेसिस आप अपनी डेली लाइफ में कुछ यूज करते हो या नहीं करते हो, तो केमिकल नेम पता होने से नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो है क्या एक्चुअली आसपास, उसी से आपको थोड़ा आइडिया होगा। एसिड्स का बता सकते हो कि एसिडिक कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप यूज करते हो अपने डेली यूज में, डेली लाइफ में? यस तनिषा। किचन में मोस्टली यूज होता है, यस कशिका। लेमन है, लाइम जूस है, जितने भी सिट्रिक एसिड होते हैं, सिट्रस फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये सारे इसके अंदर एसिड्स होते हैं, है ना। और विनेगर है, यस काव्यांश, विनेगर इज ऑल्सो एसिडिक। तो आपको चीजों से थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। सॉल्ट्स तो आपको पता है, जो टेबल सॉल्ट्स होता है, टेबल आपके टेबल पर रखा होता है, मीन्स जिसको टेबल सॉल्ट ही बोलते हैं, उसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं हिंदुस्तान में। फॉरेन कंट्रीज में उसे टेबल सॉल्ट बोलते हैं। तो टेबल सॉल्ट जो होता है वो सॉल्ट होता है, सॉल्ट से ही वॉशिंग पाउडर वगैरह भी बनते हैं, सॉल्ट से ही बेसिस बाद में उनको मिक्स करके वॉशिंग पाउडर एंड ऑल बनते हैं। तो ये आपको 10th क्लास में बताया जाएगा कि इन तीनों की बेसिक प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है, लेकिन सामान जो आपके आसपास है उससे आपको थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कि हाँ एसिडिक क्या होता है, बेसिक क्या होता है, एंड सॉल्ट क्या होते हैं। इनका टेस्ट भी डिफरेंट होता है। एसिड्स जो होते हैं वो सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं, है ना। बेसिस जो होते हैं वो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। आप सोप को कभी थोड़ा सा टेस्ट करके देखना, नॉट ज्यादा, जरा सा, तो वो आपको कड़वा लगेगा मोस्टली, अगेन नॉट ऑलवेज बट मोस्टली। सॉल्ट्स जो होते हैं वो सॉल्टी होते हैं। सो मोस्टली जो भी लिक्विड्स आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे वो इन तीनों के सॉल्यूशन ही होंगे, मींस इनको मिक्स करके ही बनाया गया होगा। Now, there are some differences in the conduction of electricity by solids and liquids. Solids and liquids में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। ऐसा नहीं है दोनों में एक जैसी ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। क्या डिफरेंसेस हैं? सबसे पहला तो सॉलिड जो होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन्स, बट इन लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी इज कैरीड बाय आयंस। ये इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस क्या है, ये 9th क्लास में आपको पढ़ाए जाएंगे। आयंस होते हैं कुछ ऐसे मटेरियल जो चार्ज होते हैं। आपने चार्जेस के बारे में सुना होगा, पॉजिटिवली चार्ज है कोई चीज, नेगेटिवली चार्ज है, तो वो आयंस होते हैं। वो चार्ज कैसे होते हैं, एक दूसरे से आयंस को वो शेयर करते हैं या फिर लेते हैं या फिर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में होते हैं, मोस्टली सॉलिड्स में होते हैं, और वो एक दूसरे से पास ऑन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। अभी ओवरऑल आपको बस यही डिफरेंस पता रखना है कि लिक्विड्स में आयंस की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, एंड सॉलिड्स में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। मेन डिफरेंस ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, तो उसमें आप सबसे पहला यही पॉइंट लिखोगे कि सॉलिड्स में, मींस मेटल्स में, मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होती है कंडक्ट, बट लिक्विड्स में आयंस के थ्रू होती है। दूसरा, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू सॉलिड्स देयर इज नो केमिकल चेंज, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। जब हम वायर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, किसी सॉलिड से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, तो उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आते हैं, मींस उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं, वो जैसा था वैसा ही रहता है। बट जब यही काम हम लिक्विड के साथ करते हैं, लिक्विड्स में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उस लिक्विड की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। थोड़ी होती है, ज्यादा होती है, दैट डिपेंड्स कि कितना उसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराया गया है और किस बेस पर कराया गया है। तो आपके मोस्टली जो ये होते हैं
वाटर फिल्टर्स, आरओ एंड ऑल, इनमें यही काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करा के आयंस बनाए जाते हैं, आयन से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है जिससे कि उसके अंदर इम्प्योरिटीज जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। एंड आप कभी देखोगे तो आरओ का पानी जो होता है उसका टेस्ट, आपका जो अंदर जाता है पानी वो अलग टेस्ट का जाता है, जब बाहर आता है पानी तो वो डिफरेंट टेस्ट का आता है। दैट इज बिकॉज ऑफ केमिकल चेंज, कि जब हमने उसको इलेक्ट्रिसिटी पास कराई उसके अंदर से तो उसका केमिकल चेंज हो गया। इलेक्ट्रिसिटी पास ऐसा नहीं है कि करंट उसमें डाल दिया और वो हो गया, नो, सर्टेन मेथड्स होते हैं एंड स्टेजेस होती हैं। ओवरऑल वो एक केमिकल चेंज हो जाता है जिसकी वजह से पानी प्योरीफाई हो जाता है। तो ये दो मेन डिफरेंसेस हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के बिटवीन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इसके बाद में है लिक्विड्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उनको हम कंडक्टिंग लिक्विड्स बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही टर्म यूज हो सकती हैं। कहीं पर आपको हो सकता है कंडक्टिंग लिक्विड्स लिखा मिले, कहीं पर हो सकता है आपको इलेक्ट्रोलाइट्स लिखा मिले। दोनों का मीनिंग क्या है कि वो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, इज कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगेन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि उसमें से प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, थोड़ी बहुत भी होगी तो दैट वुड बी कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स या कंडक्टिंग लिक्विड्स। Find the chemical changes which take place in conducting liquids on passing electric current through them are called chemical effect of electric current. मीन्स जब हम लिक्विड्स में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, कंडक्ट कराते हैं, तो उससे उस लिक्विड के अंदर जो भी केमिकल चेंजेस होंगे उनको हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। दैट डिफाइंस द नेम ऑफ दिस चैप्टर, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर जब भी आपसे बोला जाए, किसी भी कहीं पर भी आपको लिखा मिले केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप समझ जाओ वहां पर लिक्विड्स की बात हो रही है ना। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि लिक्विड्स के अंदर से कंडक्ट कराई गई इलेक्ट्रिसिटी और उससे लिक्विड्स में कुछ केमिकल चेंजेस हुए, ये हुआ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। द सॉल्यूशंस ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स इन वाटर आर इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि जितने भी सॉल्यूशंस बनेंगे वाटर के अंदर, अगर आप एसिड्स को मिक्स कराओगे, कोई भी एसिड होगा तो उससे जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो इलेक्ट्रोलाइट होगा, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा। बेसिस को आप वाटर में मिक्स करोगे तो वो भी एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, मींस वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा। सॉल्ट्स को भी आप वाटर में मिक्स करोगे तो वो भी एक इलेक्ट्रोलाइट होगा एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा। तो ओवरऑल एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो इलेक्ट्रोलाइट्स ही होंगे, मींस इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट करा देंगे। अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज अ लिक्विड, यहाँ पर अब आता है सारे इलेक्ट्रोलाइट्स एक जैसी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराते हैं। कुछ होते हैं जिसमें से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, कुछ होते हैं जिसमें से बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो बहुत ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करा देते हैं। अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज अ लिक्विड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल, and a weak electrolyte is a liquid which conducts electricity to a lesser extent। means ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो बहुत स्ट्रांग होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और वो इलेक्ट्रोलाइट जो वीक होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत कम एक्सटेंट में कंडक्ट करते हैं। नाम से ही पता चल जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मतलब बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट है मींस बहुत कम क्वांटिटी में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। इसके बाद आती है ये एक्टिविटी जो आपकी बुक में भी होगी, अभी मैं बताऊंगा आपको। अर्चित बच्चे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। चलो इलेक्ट्रोड्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं फिर हम एक्टिविटी करेंगे।
इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है। देखो लिक्विड है सपोज करो, तो लिक्विड के अंदर करंट जाएगा कैसे? लिक्विड के अंदर करंट जाने के लिए हमें उसके अंदर कोई मेटेलिक चीज डालनी पड़ेगी, ठीक है, और सॉलिड चीज डालनी पड़ेगी। जैसे ये सॉलिड है, यहाँ पर जिंक है, इसमें आप वायर लगाओगे, ये सॉलिड चीज है, इसमें आप वायर लगाओगे। तो ऐसी सॉलिड चीजें जो लिक्विड के अंदर करंट पास कराने में हेल्प करती है, उनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोड्स, अ सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, कंडक्टर है याद रखना, यानी कि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ही मेटल्स को या प्रोडक्ट्स को यूज करोगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स एंड लीव्स इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोड। यहाँ पर इस वाले आप फिगर में देख रहे होगे, ये लिक्विड है, फाइन, लिक्विड है। लिक्विड के अंदर में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड डाला हुआ है। और अर्चित, आई थिंक इट्स योर नेटवर्क विच इज कॉजिंग प्रॉब्लम। बाकी सबको तो नेट वॉइस क्लियर ही आ रही है आई गेस। प्लीज एक बार कंफर्म कर दो सबको वॉइस क्लियर है या नहीं। काव्यांश को क्लियर है, और किसको क्लियर है? तनीषा को भी क्लियर है। तो अर्चित फिर आप अपना नेटवर्क बच्चे चेक करो एक बार। ठीक है, तो इनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकल रही है, जा रही है, बाहर निकल रही है। तो ऐसे मटेरियल जिनसे कंडक्टर, जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है या फिर एंटर या लीव कराया जाता है लिक्विड में, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोड्स भी दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स आर कॉल्ड एनोड एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स आर कॉल्ड कैथोड। आपको पता है कि करंट को, इलेक्ट्रिकल चीजों को चलाने के लिए हमेशा हमें दो चार्जेस चाहिए होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। तो जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रोड्स, उनको हम बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उनको हम बोलते हैं कैथोड। फाइन, ये टर्म्स आपको याद करनी है अभी, क्योंकि जब आप इनकी आगे जाके डीप स्टडी करोगे तब ये टर्म्स आएंगी। उस टाइम पर आपको अगर ये याद नहीं रहा कि एनोड क्या होते थे, कैथोड क्या होते थे, तो आप वो बेसिक जो वहां पर सिखाया जा रहा है उसे छोड़ के इसमें ही लगे रहोगे कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आएगा आगे। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। एनोड क्या होते हैं? जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, सिंपल। कैथोड क्या होते हैं? जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? जो लिक्विड के अंदर करंट को पास कराते हैं, मींस एंटर कराते हैं या उससे लीव कराते हैं लिक्विड के अंदर। आपने बैटरी देखी होगी, अपने घर की बैटरी देखी होगी, सिंपल सा एग्जांपल है इसका। घर के इन्वर्टर की अगर आप बैटरी देखोगे या फिर सेल को ही देखोगे, जो सेल होता है उसमें दो साइड्स होती हैं, है ना। एक साइड पे इस तरह से एक, यस, इस तरह का एक पार्ट होता है, और सेल पर दूसरी साइड पर इस तरह का होता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है। और इसमें जब आप करंट पास कराते हो, यहाँ से एलईडी आपने एक लगाई, एलईडी बल्ब अगर आप लगाओगे तो वो जल जाएगा। क्यों जल जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। इस सेल के अंदर जो चार्ज थे वो यहाँ से निकले, इसके अंदर गए, इसको टर्न अप किया, और फिर यहाँ से वो वापस इसके अंदर चले गए। जब तक आप पास नहीं कराओगे, एक एक वायर अगर आप हटा दोगे तो ये जलना बंद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा, फ्लो नहीं बन रहा। जैसे ही आप इसको टच कराओगे तो वो जल जाएगा बल्ब जो होगा। तो इनको हम पॉजिटिवली चार्ज जो होते हैं इसको हम बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव चार्ज होता है इसको हम बोलते हैं कैथोड। और ये क्या करते हैं? ये इसके अंदर जो भी है, ये तो ड्राई सेल है, लिक्विड सेल भी होगा, तो उसके अंदर जो करंट है उसको फ्लो बना रहे हैं, उसको एंटर करा रहे हैं और उसको लीव करा रहे हैं, है ना। एंटर होता है, लीव होता है, इस तरह से फ्लो चलता रहता है, तब तक चलता रहता है जब तक वो चार्जेस खत्म नहीं हो जाते। कहते हैं ना बैटरी चार्ज नहीं है,
चार्ज नहीं है का मतलब है उसके अंदर जो चार्जेस हैं वो खत्म हो गए, और फिर हमें उनको चार्ज करना पड़ता है अगेन। फोन की बैटरी को आप कैसे चार्ज करते हो? आप एक चार्जर की लीड होती है उसको लगा देते हो। चार्जर की लीड आपने देखी होगी, उसके अंदर एक इस तरह की स्ट्राइप होती है जिसमें दो पॉइंट होते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, और वो बैटरी के अंदर जाके चार्ज करता है उन्हें। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो बैलेंस हो जाते हैं उन्हें अनबैलेंस करते हैं, और फिर उससे क्या होता है, आपका जो भी बैटरी है वो चार्ज हो जाती है और काम करने लग जाती है। ये एक डीप थ्योरी है, ये आप फ्यूचर में पढ़ोगे 11th 12th में प्रोबेबली, नॉट इवन 10th। ये एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, बट सिंपल सी बात है। यस, कैमरा का भी सेल चार्ज होता है, सभी के सेल चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज करने के लिए दो कैथोड और एनोड का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। कैथोड होता है जो पॉजिटिवली चार्ज, सॉरी नेगेटिवली चार्ज होता है, और एनोड होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसके बाद में एक अरेंजमेंट जो दो इलेक्ट्रोड्स को कंडक्टिंग लिक्विड में रखता है, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। जैसे ये है, एक अरेंजमेंट बनाया हमने, ठीक है। एक अरेंजमेंट में हमने क्या बनाया, जिसमें दो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और ये कंडक्टिंग लिक्विड है। इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं, जिसके अंदर ये दोनों कैथोड एंड एनोड होते हैं लिक्विड में। जो आपकी घर की बैटरी होती है इन्वर्टर की, उसके बारे में बताया था। आपने कभी अगर ध्यान से देखा हो, इस टाइप की बैटरी होती है ना। ये तो पॉइंट्स होते हैं जिससे लिक्विड आप भरते हो। लिक्विड भरना जरूरी होता है, मींस वाटर जो होता है, वाटर के भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, आप कोई भी वाटर इसके अंदर नहीं भर सकते। भर दोगे तो आपकी बैटरी बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। उसके लिए भी रूल्स होते हैं, कुछ प्रिकॉशंस होती हैं। और यहाँ पर दो इस तरह के पॉइंट होते हैं जहां से वायर कनेक्ट करी जाती हैं। एक से आप देखोगे तो रेड वायर आपको मिलेगी कनेक्टेड, और दूसरे से आपको ब्लैक वायर कनेक्टेड मिलेगी। होता है या नहीं होता है, बताओ पहले, किस किस ने देखा है, इन्वर्टर की बैटरी को देखा है कभी? तो उसमें इस तरह के दो पॉइंट होते हैं, जिसमें से एक में रेड वायर निकलती है और एक में से ब्लैक वायर निकलती है। और बैटरी के अंदर क्या होता है, बैटरी के अंदर क्या होता है, बैटरी के अंदर होता है सल्फ्यूरिक एसिड विद, हाँ, एसिड होता है मिक्स्ड विद वाटर। जैसा कि अभी बताया था, वाटर के साथ में एसिड को अगर आप मिक्स कर दोगे तो वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, है ना। तो इसके अंदर जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर मिक्स होता है, वाटर हम डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर होता है, और उससे चार्ज कर करके हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। ये मैं सिर्फ ओवरऑल आपको एक वर्किंग बता रहा हूँ। तो ये इसमें क्योंकि आपके दो कैथोड और एनोड लगे हुए हैं, इस अरेंजमेंट को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक तरह का ये सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज भी है एक नेगेटिव चार्ज भी है, कैथोड एंड एनोड लगे हुए हैं। फाइन। तो जो भी ऐसे सेल्स हैं जिसमें कैथोड एंड एनोड होते हैं और लिक्विड भरा होता है या लिक्विड में कंडक्ट कराई जाती है इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। डेफिनेशन में तीन चीजें याद रखनी है, लिक्विड हो, कैथोड हो, एंड एनोड हो। अगर ये तीन चीज साथ में है तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दैट्स इट। आ जाता है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो कंपोनेंट्स होते हैं, क्या उसमें लिक्विड होता है या नहीं होता है? तो यस, उसमें लिक्विड होता है। तो कैथोड और एनोड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हुआ होगा। कैथोड और एनोड दो चार्जेस होते हैं। देखो मैंने उस दिन भी आपको बताया था, पूरी जितनी भी हमारे आसपास की चीजें हैं, इवन हमारी बॉडी, ये चार्जेस पर ही काम करती है, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, मीन्स
सेल्स की बात कर रहे हैं, तो सेल्स में भी हमें दोनों चीजें, कोई भी आपको अगर चाहिए इलेक्ट्रिक अप्लायंस चलाना है, तो उसमें आपको हमेशा दो वायर्स को ही प्लग में लगाना पड़ता है ना। आप अगर स्विचेस भी देखोगे तो उसमें तीन होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो दो होते हैं। कोई प्लग होता है तो उसमें आपको तीन ऐसे पॉइंट्स दिखते हैं, है ना। ये तो अर्थ होता है, इसमें आप नहीं भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप इग्नोर कर दोगे, ये सिर्फ सेफ्टी के लिए होता है। बट मेन हमारे होते हैं एक ब्लैक और रेड। तो ये आपको दो तो चाहिए ही चाहिए किसी भी चीज को चलाने के लिए, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो लिक्विड्स में जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को कंडक्ट कराते हैं यूजिंग कैथोड और एनोड, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। The conducting liquids are not as good conductors of electricity as metals are। अभी मैंने आपको बताया कि जो बहुत अच्छे कंडक्टर जो होते हैं लिक्विड्स, है ना, जो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन बहुत अच्छे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होने का मतलब ये नहीं है कि वो मेटल्स के कंपैरिजन में भी बहुत अच्छे हैं। जितनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स से पास हो सकती है, कंडक्ट हो सकती है, उतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी हम लिक्विड से कंडक्ट नहीं करा सकते। अगर ऐसा होता, करा सकते होते, तो हमें जगह जगह इतनी वायर्स लगाने की जरूरत नहीं होती सिटीज के बीच में, हम सिर्फ एक नदी या नाले का सहारा लेते हैं और उससे डायरेक्ट करंट भेज देते, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। फाइन। तो याद रखना, कभी पूछा जाए कि कौन बेटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है और आपको उसमें कुछ एग्जाम्पल दे दिए जाए, सपोज करो वहां पर लिख दिया गया कि बताओ कौन अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर और आयरन, तो बिना सोचे समझे आप किसका जवाब दोगे? जो सॉलिड है। लेकिन सॉलिड में मेटल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लिखा हुआ है रबर, रबर नहीं होगा, रबर तो इंसुलेटर है। बट वाटर और लिक्विड और सॉलिड में आपको अगर कंपैरिजन करना है या लिक्विड और मेटल में करना है, तो आप मेटल को ही चूज करोगे। मेटल इज ऑलवेज बेटर कंडक्टर देन अ लिक्विड, हमेशा। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखने हैं थोड़े से आपको। इसके बाद में ये एक्टिविटी है जो आपकी बुक में भी दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज से देखना है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा पाते हैं या नहीं करा पाते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट, ये जो पार्ट है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, डाइल्यूट वाले को, क्योंकि इनको हम चेंज करेंगे। किस किस की बुक में है ये एक्टिविटी, प्लीज बताओ। टू चेक whether given solution is a good conductor of electricity या conductor of electricity, good भी नहीं बोल रहे, conductor of electricity or not। किस किस की बुक में है? सबकी बुक में होगा ये, अगर ये चैप्टर है तो ये बुक में एक्टिविटी भी होगी, प्लीज चेक करो। इसमें हमें क्या करना होता है, फिगर देखकर आपको ज्यादा डरना नहीं है, मैं भी एनसीईआरटी में से ही देखकर बता देता हूँ आपको उसके हिसाब से, सो डैट ज्यादा आपको प्रॉब्लम ना हो। एक्सक्यूज मी। यहाँ पर आपको बीकर लेना है, बीकर मीन्स ग्लास का बीकर जो होता है, उसके अंदर आपको एक रबर या कोई भी इंसुलेटर जो होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके, आप वुड भी ले सकते हो, लेकिन वुड सूखी नहीं रहेगी, इस वजह से हम रबर को ले लेते हैं। रबर में दो आयरन नेल्स लगाएंगे, ये आयरन नेल्स हैं, ये और ये आयरन नेल्स लगाएंगे थोड़ी सी डिस्टेंस पर, और उनको वायर से कनेक्ट कर देंगे। ये वायर्स जा रही है, ठीक है, ये वायर्स हैं, जिसमें एक तरफ हम बैटरी लगा देंगे नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव वाली, बैटरी में सेल लगा सकते हो आप, और वहां से एक बल्ब भी उससे हम कनेक्ट कर देंगे। स्विच की जरूरत नहीं है, स्विच की जगह आप ऐसे ही वायर को भी टच करके देख सकते हैं, लेकिन स्विच लगा दोगे तो बहुत अच्छी बात है, ऑन ऑफ वाला स्विच मीन्स, ठीक है। तो इससे हमें क्या देखना है, हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स डाल के देखेंगे। देखो ये दोनों आयरन नेल्स लिक्विड में डूबी हुई हैं, अगर लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा
तो ये इससे लिक्विड के थ्रू टच हो जाएगा, जिसकी वजह से बल्ब जल जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा लिक्विड, तो इसके टच होने के बावजूद भी, पानी से, इसके पानी या लिक्विड से टच होने के बावजूद भी ये बल्ब नहीं जलेगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा रहा है। तो इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस डाल के देखोगे, जैसे आप शुगर सॉल्यूशन डाल के देख सकते हो, आप डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन मींस एसिड मिक्स हुआ सॉल्यूशन डाल के देख सकते हो, विनेगर डाल के देख सकते हो, सॉल्ट डाल के, सॉल्ट वाला सॉल्यूशन डाल के देख सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट आप इसमें सॉल्यूशंस डाल के देखोगे, और उससे आपको पता चलेगा कि किस किस केस में जो बल्ब है वो जलता है और किस किस केस में नहीं जलता है या डिम जलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जलेगा और नहीं जलेगा, ये भी केस हो सकता है कि किसी में बहुत डिम जलेगा, किसी में बहुत हाई जलेगा। तो उससे आपको पता चलेगा कौन गुड कंडक्टर है, कौन बैड कंडक्टर है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, लेट मी सी क्या क्या दिया हुआ है। उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला बीकर में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन को, और फिर देखा कि क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या नहीं होती है। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिडिक सॉल्यूशन है, और आपको पता है एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, तो इस केस में बल्ब जल जाएगा। वी विल ऑब्जर्व दैट एज सुन एज वी स्विच ऑन द करंट, द बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आप डालोगे तो उससे बल्ब जल जाएगा, क्योंकि वो एसिड से बना हुआ है, और एसिड के सॉल्यूशंस हमेशा बल्ब को जला देंगे। आप मुझे बताओ, अगर हम सॉल्ट का डालेंगे, सॉल्ट का सॉल्यूशन डालेंगे, सॉल्ट और वाटर का, तो ये जलेगा या नहीं जलेगा? जल्दी जल्दी बताओ। अगर मैंने सॉल्ट को वाटर में ऐड करके सॉल्यूशन बनाया और उसे इसके अंदर लिक्विड के तरह डाल दिया, तो बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? यस और नो? अगर आपने पिछली स्लाइड ध्यान से पढ़ी थी और मैंने जो बताया था वो सुनी थी, तो आप बता दोगे। काव्यांश, क्यों नहीं जलेगा? अभी आपको क्या बताया गया था लास्ट स्लाइड्स पे? अटेंशन पे नहीं करते हो। और अभी भी बोला था मैंने थोड़ी देर पहले ही कि एसिड से, बेसिस से एंड सॉल्ट से जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो सॉल्ट ही होता है। सॉल्ट को अगर वाटर में ऐड करोगे, सल्फ्यूरिक नहीं बच्चे, मैंने वाटर बोला था, सिंपल वाटर। और अगर सल्फ्यूरिक एसिड भी बोला होता तो भी, वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड भी तो कंडक्ट करेगा, वो भी तो एसिड है। एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स में से कोई भी होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। यस करेगा, उसमें आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, वो करेगा ही करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। कम करे या ज्यादा करे, लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, कोई सा भी एसिड हो। मैंने पूछा था वाटर और सॉल्ट का, ध्यान से सुना करो और पढ़ा करो। वाटर एंड सॉल्ट का जो मिक्सचर होगा, सॉल्यूशन होगा, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा? बिल्कुल कराएगा, क्योंकि एसिड, बेसिस और सॉल्ट के जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये लिख लो आप, अगर नहीं लिखते हो तो। फाइन। तो इस केस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, उससे भी जल जाएगा। वाटर एंड सॉल्ट का होगा, उससे भी जल जाएगा। एंड बाकी फिर धीरे धीरे आप शुगर सॉल्यूशन अगर डालोगे, शुगर सॉल्यूशन से नहीं जलेगा। शुगर, सॉरी, शुगर सॉल्यूशन जो होता है, उससे आप कितना भी मेहनत कर लो, कितनी भी शुगर डाल लो, उससे नहीं जलेगा, क्योंकि ना तो वो एसिडिक है, ना बेस है, ना ही वो सॉल्ट है। ऐसे ही आप डिस्टिल्ड वाटर डालोगे, उससे नहीं जलेगा। अल्कोहल सॉल्यूशन डालोगे, उससे चेक करके देखो जलेगा या नहीं जलेगा। मिल्क डाल के देखो, उससे जलेगा या नहीं जलेगा। वेजिटेबल ऑयल डाल के देखो, उससे जलेगा या नहीं जलेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके पार्ट्स होंगे जिनसे आपको पता चलेगा। तो इसमें से आप देखोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, उससे जो बल्ब था वो बहुत अच्छे तरीके से जला, मीन्स काफी ब्राइट जला, जिससे पता चलता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बट विनेगर के केस में देखो, विनेगर एसिडिक है, लेकिन उसके केस में बल्ब जो होगा वो डिम जलेगा, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। कंडक्टर तो है लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उससे बल्ब बहुत डिम जलेगा। लेमन जूस लोगे,
उससे भी बहुत डिम जलेगा। तो बहुत सारी अलग अलग चीजें हम डालकर देख सकते हैं कि किससे डिम जलेगा और किससे सही या हाई इंटेंसिटी का बल्ब जलेगा। तो जिससे डिम जलता है उनको हम क्या बोलते हैं, वीक कंडक्टर्स। और जिससे सही जलता है, अच्छा जलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग कंडक्टर्स। इसको आगे मैंने लिखा हुआ है, लेट मी शो यू। ये एक्टिविटी आप अपने बुक से पढ़ना ध्यान से कि किस किस के साथ में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। From the activity we observed, when an electric current is passed through hydrochloric acid solution, the bulb glows brightly. It's not same in case of vinegar or lemon juice. The bulb glows very dim. Sometimes electricity is conducting, but bulb will not glow. कई बार ऐसा भी होगा कि इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट हो रही होगी, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन बल्ब नहीं जलेगा। इस वजह से आपको पता नहीं चलेगा। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत 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 लो कंडक्ट कर रही है, जो कि एक बल्ब को नहीं जला सकती। तो उस केस में ये पता करने के लिए, ऐसे सॉल्यूशंस का पता करने के लिए कि वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं या नहीं है, उस केस में हम एलईडी बल्ब्स का यूज करते हैं या फिर मैग्नेट कंपास का यूज करते हैं। कंपास आपको पता है। In such situations, detection of weak current flowing through a liquid कैसे करेंगे? Sometimes the current flowing through the circuit is too weak, then the heating effect produced by current in the filament is too low, because of which bulb नहीं जलता है। तो ऐसे केस में हम एलईडी का यूज कर सकते हैं, जिसको हम लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं। इसमें फिलामेंट नहीं होता है, ये डायोड होता है, जो बहुत हल्के से हल्के इलेक्ट्रिसिटी करंट को भी ऑब्जर्व कर लेता है। आपने देखा होगा, मेनली जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है इंडिकेटर के लिए। ये क्या इंडिकेट कराता है कि आपका जो अप्लायंस है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। थोड़ा भी होगा तो भी ये जल जाएगी, अगर हल्का सा भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो भी ये जल जाएगी, जो हमें बता देता है कि यस, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। मीन्स आपका स्विच ऑफ नहीं है, या फिर जो भी प्रॉब्लम है वो होगी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम नहीं है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। इसका हम यूज कर सकते हैं। फाइन। जैसे ये एक बनाया हुआ है पोटैटो के अंदर, आप अगर देखोगे, कभी आपने ये एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा होगा, हमने बचपन में बहुत किया है। पोटैटो के अंदर खुद की इलेक्ट्रिसिटी होती है, थोड़ी बहुत। आप अगर पोटैटो के अंदर ये एलईडी बल्ब लगाकर देखोगे तो कहीं कहीं पर ये जल जाएंगे। पोटैटो के अंदर ये एलईडी बल्ब लगाकर देखना, आप घुसा के देखना, तो ये कहीं कहीं पर जल जाते हैं। और अगर आप डायरेक्ट वैसे जलाना चाहते हो, यहाँ पर आप सेल लगाओ, एक यहाँ पर पास करो और एक एनोड यहाँ पर लगाओ, और उससे एलईडी बल्ब लगा दो या फिर कंपास लगा दो। कंपास के चारों तरफ इस वायर को लपेट दोगे आप, अगर रोल अप कर दोगे, टर्न कर दोगे, तो इससे आपको इसकी मैग्नेटिक वेव्स का पता चल जाएगा। देखो, इलेक्ट्रिसिटी में हमेशा मैग्नेटिक वेव्स भी होते हैं। आपके यहाँ पे कभी कोई एसी एयर कंडीशन की सर्विस करने आया हो या फिर सही करने आया हो, तो आपने देखा होगा सबसे पहले उनके हाथ में एक इस तरह का डिवाइस होता है, कुछ कुछ ऐसा, जिसे वो वायर के ऊपर लगाकर देखते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर एयर कंडीशन में जा रही है उसके ऊपर लगा के देखते हैं। कभी किसी ने ऑब्जर्व किया है, देखा है? जो एसी सही करने आते हैं या फिर सर्विस करने आते हैं, वो आपके एयर कंडीशन की तरफ जो वायर जा रही होती है, सबसे पहले उस पर ये ऐसा डिवाइस लगाकर देखते हैं। ये डिवाइस क्या बताता है, आप भी वंडर करोगे, कभी अब की बार आएगा तो आप देखना। सबसे पहले वो यही काम देखते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो डिवाइस उनको बता देता है, ये चेक करके कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो भी रहा है या नहीं हो रहा है सही से। क्योंकि बिफोर ओपनिंग द एयर कंडीशन, इट्स बेटर टू चेक कि उसमें करंट ढंग से जा भी है या नहीं जा रहा है। पता चला यहाँ से करंट का प्रॉब्लम था और उन्होंने पूरा एसी खोल के साफ कर दिया, सही कर दिया, मतलब उसको चेक करने के लिए, जो कि प्रॉब्लम उसमें थी नहीं। प्रॉब्लम कहाँ थी? इलेक्ट्रिक करंट में थी। तो मैग्नेटिक फील्ड का ही उसमें यूज किया जाता है। अगर कहीं से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो कंपास जो होगा
उसकी निडल जरूर घूमेगी, चाहे वो बहुत हल्का सा ही इलेक्ट्रिक करंट क्यों ना पास हो रहा हो। तो यहाँ से जब हम बल्ब के थ्रू नहीं पता लगा सकते कि इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो कंडक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम या तो कंपास का यूज करते हैं या एलईडी लाइट्स का यूज करते हैं। एलईडी लाइट्स जल जाती हैं। सिंपल, हम यहाँ पर जो हमने एक्टिविटी की थी, हाँ, अगर आप यहाँ बल्ब के प्लेस पर एलईडी लाइट जला लगा दोगे, एलईडी मतलब पूरा बल्ब नहीं लगाना है, ओनली वन एलईडी, तो वो जल जाएगी, बहुत डिम जले या तेज जले लेकिन वो जल जाएगी अगर हल्का सा भी इसमें करंट कंडक्ट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो। और अगर आपके पास एलईडी नहीं है, यू हैव कंपास, तो आप इसको वायर को कंपास के चारों तरफ ऐसे लपेट सकते हो, जिससे कि अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो कंपास की जो निडल होगी वो हल्की सी टर्न करेगी, हिलेगी। उससे भी पता चल जाएगा कि यस, इसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट पास हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है। सो ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज बुक में से पढ़ लेना, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस का इससे हमें पता चलता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और अगर वीक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर हैं तो उस केस में हमें बल्ब की जगह क्या यूज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि समटाइम्स इलेक्ट्रिक करंट is being conducted but our bulb in the circuit does not glow. So what are the solutions for checking whether electricity current is conducting or not? तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप लिखोगे कि we can use LED bulbs or we can use compass to check whether electricity is being conducted or not. फाइन, ये दो इस एक्सपेरिमेंट के ऑप्शंस हैं कि हम टॉर्च बल्ब की जगह इसको यूज कर सकते हैं। जो हम बल्ब यूज कर रहे थे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में, वो टॉर्च बल्ब होता है। टॉर्च बल्ब जो फिलामेंट वाला होता है, छोटा सा बल्ब आता है ये। अब तो शायद उसको यूज नहीं करते, अब तो एलईडीज को यूज करते हैं, बट पहले करते थे। टॉर्च बल्ब होता है जिसके अंदर फिलामेंट होता है। फिलामेंट क्या करता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो हीट कराता है, जलाता नहीं है किसी भी चीज को, वो हीट कराता है और इतना हीट अप करता है कि वो ग्लो होने लगता है। फिलामेंट के अंदर हीट कैपेसिटी बहुत होती है, मीन्स ये पिघलता नहीं है, तो ये ग्लो करने लगता है जिसकी वजह से वो लाइट एमिट करता है। बट उसको हीट अप कराने लायक कई बार इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बल्ब नहीं जल पाता। तो उस केस में आप ये यूज करोगे या ये यूज करोगे। फिजिक्स का चैप्टर है तो ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। The weak electric current flowing through liquids can be detected by using LEDs or by using a compass surrounded by turns of circuit wires. सर्किट किसे कहते हैं, प्लीज बता सकते हो? व्हाट इज अ सर्किट, ये भी लिखा आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज अ सर्किट, कोई बताओ अपना, अगर दिमाग लगा के थोड़ा सा, देख कर नहीं। व्हाट इज अ सर्किट, बताइए बताइए, व्हाट इज अ सर्किट। स्कूल में बताया होगा, सिक्स सेवन्थ क्लास में बताते हैं ये तो। नहीं, वो सर्किट नहीं बच्चे, देखो, मतलब वो भी सर्किट होता है। सर्किट एक्चुअली में क्या होता है, यस, काइंड ऑफ एक क्लोज्ड लूप होता है। लूप का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी करंट, देखो जैसे इसमें ही देख लो आप, यहां से इलेक्ट्रिसिटी करंट गया, सपोज करो मैंने सेल से लगाया, ये सेल है, और यहां से एक वायर लगाई, यहां से एक वायर लगाई, और यहाँ पर एलईडी बल्ब को जोड़ दिया, तो जल जाएगा ये, है ना? तो जलेगा कैसे, ये क्लोज्ड लूप है। क्लोज्ड लूप है मतलब ओपन नहीं है कहीं से भी, फ्लो चल रहा है। यहाँ से करंट आया, फिर यहाँ से चला गया अंदर इसके, फिर यहाँ से निकला, फिर चला गया। तो ये साइकिल बनी रहती है जब तक कि इसके अंदर चार्जेस रहेंगे, है ना? तो ऐसा कोई भी एक अरेंजमेंट
जो क्लोज्ड हो और जिसमें एक लूप चल रहा हो इलेक्ट्रिसिटी का, उसको हम सर्किट बोलते हैं। इसके अंदर स्विचेस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस भी हो सकते हैं इन्वॉल्व, मतलब इसका पार्ट हो सकते हैं। हम हो सकते हैं यहाँ पे एक स्विच लगा दें, बट उसका मतलब ये नहीं है स्विच लगा दिया बंद कर दिया तो ये सर्किट नहीं है, ये सर्किट तब भी है, ऑन करते ही वो फिर से काम करने लग जाएगा। सो यस, दैट इज करेक्ट काव्यांश, कि जहां पर करंट पास होता है वायर के थ्रू, पास होता है मींस घूमता रहता है इधर उधर, ठीक है, एक लूप में घूमता रहता है, हम उसको सर्किट बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड अ सर्किट। हर इलेक्ट्रिक अप्लायंस का एक अपना सर्किट होता है, क्योंकि उसके अंदर करंट को लूप कराया जाता है, चाहे वो टेलीविजन हो, मिक्सर ग्राइंडर हो, जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंसेस यूज करते हो, सबका अपना अपना सर्किट होता है, जिसमें से करंट को पास कराया जाता है। फिर वो करंट, वो सर्किट के अंदर लगी हुई चीजें ये डिफाइन करती हैं कि कौन से पार्ट को कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, किस तरह की इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, कहीं नेगेटिव की जरूरत है, कहीं पॉजिटिव की जरूरत है। तो वो सर्किट पे होता है, वो अभी आपको पढ़ना भी नहीं है, बस पता होना चाहिए कि सर्किट होता क्या है, ये 6 क्लास में वैसे बता दिया जाता है। तो ये था ओवरऑल आज का चैप्टर बस। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि लिक्विड्स जो होते हैं, क्या क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे जो मेन इसका है, और डिस्टिल वाटर, टैप वाटर, सी वाटर, रेन वाटर, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, सब में से इलेक्ट्रिसिटी करंट पास नहीं होता है, तो इनमें डिफरेंस देखेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट देखेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करके देखेंगे, पोटैटो से कैसे हम कुछ जला सकते हैं या पास करा सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, वो देखेंगे। एंड देन इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक करंट के जो केमिकल चेंजेस हैं, उनसे हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं वो भी पढ़ेंगे, उनको हम कैसे यूज करते हैं अपनी लाइफ में अलग अलग चीजों में, तो वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये था बस आज के लिए, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब, आज के लिए आप